आज की चर्चा का विषय है एथिक्स। एथिक्स जिसे नीति शास्त्र भी कहते हैं, एथिक्स में प्राय मनुष्य के आचरण के विषय में चर्चा होती है, अर्थात आचरण के मापदंड क्या होने चाहिए, मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, उसको समाज में रहने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्मों का त्याग करना चाहिए। इस प्रकार की जो मनुष्य के व्यवहार से जो संबंधित बातें हैं, उसके चरित्र से, उसके कैरेक्टर से, उसके कॉन्डक्ट से रिलेटेड जो चर्चाएं होती है वो प्राय नीति शास्त्र में किया जाता है। और नीति शास्त्र का जन्म तब हुआ जब मनुष्यों ने दूसरों के साथ मिलकर समाज का निर्माण किया। समाज में ऐसे नियमों की आवश्यकता पड़ी जो समाज में होने वाले संघर्ष को कम कर सके या समाप्त कर सके। उसके पीछे कारण ये था जिससे कि मनुष्य सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके, शांति से रह सके। कालांतर में इन नियमों ने ही रीति रिवाज का रूप धारण कर लिया और इन रीति रिवाजों से ही उस शास्त्र या विज्ञान का विकास हुआ जिसे नीति शास्त्र या नैतिक दर्शन कहते हैं। इथोस शब्द है, मोर्स या मोरेस शब्द है। इन शब्दों का अर्थ भी रीति रिवाज ही होता है। और एथिक्स शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो यूनानी शब्द एथिका से हुई। इसका अर्थ भी रीति रिवाज से ही है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि नीति शास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, क्या वह वस्तुपरक है या विवरणात्मक है। और प्राय ये देखा जाता है कि नीति शास्त्र विवरणात्मक विज्ञान नहीं है, वो एक प्रकार से मानकीय या आदर्शमूलक विज्ञान है। इसीलिए क्योंकि नीति शास्त्र आदर्श या कोई मानक प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। तो इस प्रकार से हम ये यहाँ देखते हैं कि नीति शास्त्र किसी भी कर्म को उचित या अनुचित, किसी भी व्यक्ति के आचरण को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा, नैतिक या अनैतिक, किसी न किसी नैतिक आदर्शों के अनुरूप या किसी न किसी नैतिक नियम के अनुरूप ही बताता है। अब प्राय यहाँ पे ये देखा गया है कि नियम जो थे ये प्रारंभ में किस प्रकार के थे, अर्थात इनका स्वरूप क्या था और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम ये देखेंगे कि समाज में रहने के लिए मनुष्यों को इन नियमों की आवश्यकता पड़ी। और क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में संघर्ष चल रहा था, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी और इस संघर्ष को कम करने के लिए इन नियमों की आवश्यकता पड़ी। और इन्हीं नियमों ने आखिरी में जाके ये रीति रिवाज का रूप ले लेते हैं। तो मूल रूप से जो ध्यान देने योग्य बात है वो यही है कि एथिक्स की ज़रूरत समाज में पड़ती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अगर अकेला है तो उसे किसी एथिक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि व्यक्ति सोसाइटी, समाज में रहता है, इसीलिए उसे समाज में रहने के लिए किसी न किसी प्रकार के एक नियम या किसी न किसी प्रकार के एक सामान्य आदर्श की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ शांतिपूर्ण रह सके, सामंजस्यपूर्ण रह सके। तो यहाँ पे ध्यान देने लायक बात यही है कि एक हार्मनी की जो बात होती है
कि एक सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के लिए व्यक्ति को नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और सामंजस्यपूर्ण क्यों? क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रह रहा है, उसके साथ अन्य लोग भी हैं जो उसके साथ रह रहे हैं। तो अन्य लोगों के साथ किस प्रकार से सामंजस्यपूर्ण रहा जाए, किस प्रकार से शांति से रहा जाए, इसीलिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। नियम क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों है? जिससे समाज में जो संघर्ष है उसका अंत हो सके या वह कम हो सके, इसीलिए नियमों की आवश्यकता पड़ती है। और ये नियम क्या है? ये एक प्रकार से जो रीति रिवाज का रूप इन्होंने ले लिया, और रीति रिवाज ही थे जो नियमों का रूप ले लेते हैं। और नियम क्या थे? जो रीति रिवाज थे वो ही आखिरी में नियम बन गए, क्योंकि उससे समाज में शांति से लोग रहने लगे थे। अब ध्यान देने योग्य ये बात है कि नीति शास्त्र एक प्रकार से वस्तुपरक विज्ञान नहीं है, लेकिन वह एक मानकीय विज्ञान है या आदर्शमूलक विज्ञान कहा गया है। मानकीय इसीलिए क्योंकि नीति शास्त्र मानक प्रस्तुत करता है, आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार से व्यक्ति को समाज में रहना है। और इसी वजह से ये नीति शास्त्र जो है ये आदर्शमूलक विज्ञान है। और यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि ये जो रीति रिवाज जो थे, इन्होंने ही आखिरी में जाके नीति शास्त्र का रूप ले लिया या नैतिक दर्शन का रूप ले लेते हैं। तो ये रीति रिवाज ही आखिरी में जाके इनको आप संकलित कर देते हैं, तो वो एक नीति शास्त्र बन जाता है, नैतिक दर्शन बन जाता है, उसका रूप ले लेता है। तो एथिक्स एक प्रकार से आदर्श मूलक विज्ञान है, एक नॉर्मेटिव साइंस है, और डिस्क्रिप्टिव नहीं है, विवरणात्मक नहीं है, लेकिन एक नॉर्मेटिव साइंस है। और नीति शास्त्र मानक प्रस्तुत करता है कि मनुष्यों को किस प्रकार से समाज में कर्म करने चाहिए, अर्थात वो एक मानक प्रस्तुत करता है जिसकी रोशनी में रह के ये तय किया जा सकता है, या जिसके प्रकाश में ये निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा कर्म उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा शुभ है या अशुभ है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो ये नीति शास्त्र, क्योंकि ये हमें ये इस प्रकार के मानक देता है, इसीलिए नीति शास्त्र को मानकीय विज्ञान कहा जाता है। एक स्टैंडर्ड देता है, एक शब्द आता है स्टैंडर्ड। तो नीति शास्त्र ये ही स्टैंडर्ड प्रस्तुत करता है, और इसमें अलग अलग थियरीज हैं। सब विभिन्न जो सिद्धांत हैं वो अपने अपने मानक प्रस्तुत करती है, अपने अपने मापदंड प्रस्तुत करती है, और उन मापदंडों के अनुसार ही किसी कर्म को, एक्शन को सही या गलत कह सकते हैं। विभिन्न सिद्धांत हैं। तो नीति शास्त्र एक मानकीय विज्ञान है, वैसे ही इसी प्रकार से तर्कशास्त्र भी एक मानकीय विज्ञान है। क्यों? क्योंकि तर्कशास्त्र भी कोई ना कोई नियम बताता है, और नियम किस संदर्भ में? नियम इस संदर्भ में कि कौन सी युक्ति वैध है, कौन सी अवैध होगी, कौन सी युक्ति सही है, कौन सी युक्ति गलत है। इस प्रकार के जो मापदंड या ये नियम जो तय होते हैं या बनाए जाते हैं या जिनका निर्माण किया जाता है, वे सब तर्कशास्त्र में या तर्कशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसलिए तर्कशास्त्र भी एक प्रकार से मानकीय विज्ञान है, क्योंकि एक आदर्श प्रस्तुत कर रहा है कि कौन सी युक्ति वैध होगी और कौन सी अवैध होगी। इसी प्रकार से सौंदर्य शास्त्र भी यही कार्य कर रहा है कि कौन सी वस्तु सुंदर है, कौन सी असुंदर है। ये मानक प्रस्तुत करते हैं कि कौन सी चीज़, कौन सी वस्तु सौंदर्य के अंतर्गत आएगा और कौन सी चीज़ सौंदर्य के अंतर्गत नहीं आएगी। एक मापदंड प्रस्तुत किया जाता है सौंदर्य शास्त्र में। तो यही मापदंड, इसी प्रकार के मापदंड नीति शास्त्र में भी किए जाते हैं, जो व्यक्ति के आचरण का मूल्यांकन करेंगे कि मनुष्य का आचरण नैतिक है या अनैतिक है। ये महत्वपूर्ण बात है।
नीति शास्त्र मापदंड प्रस्तुत करेगा और वो मापदंड इस संदर्भ में है कि उनका आचरण जो है वो उचित है या नहीं है, अनुचित है, सही है या गलत है, नैतिक है या अनैतिक है। इसी वजह से नीति शास्त्र को मानकीय विज्ञान कहा गया है। अब एक चीज़ जो ध्यान में देने लायक बात है वो यही है कि नीति शास्त्र कौन से कर्मों का मूल्यांकन करता है। सो यू सी, एथिक्स evaluates only those actions which are voluntary. That is, the nature of action is voluntary. All actions which are performed voluntarily are evaluated by ethics. तो यहाँ पर ये ध्यान देने लायक बात है कि इस प्रकार से